Hello students, very much welcome to today's class. This is the third lecture of molecular basis of inheritance. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. So with this positive energy, let's start today's class. This part RNA vault and replication बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो मैं चाहती हूँ आप सेशन के एंड तक बने रहें क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं. पहले हम बात करते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए के डिफरेंसेस. क्यों डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाइल आरएनए जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस के केस में. ओके, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम द यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कि जो डीएनए है इनके पास डबल स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए के पास सिंगल स्ट्रैंड होते हैं. इनके पास शुगर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, और इनके पास क्या होता है, शुगर इज राइबोज. ठीक है, और इनके पास देखिए, ये देखिए बेस पेयर एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन विद द डबल बॉन्ड एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन विद द ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो ये ऑलरेडी चारगफ्स रूल में लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था मैंने. तो इस तरीके से जो है पेयरिंग होती है न्यूक्लियोटाइड बेसिस की. ठीक है, अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक ही सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनके पास स्ट्रैंड ही सिंगल है. अगर दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होता तो दैट मीन्स इनके पास कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता, अगर तो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड होते. इनके पास सिंगल स्ट्रैंड है, इस वजह से इनके पास जो है सिंगल न्यूक्लियो बेस है. ओके, ये देखिए ये यूरासिल है, जैसे कि मैंने बोला आपको, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन. और आरएनए में क्या होता है, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. अगर हम आरएनए की बात करें जो जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस के लिए, तो उनमें क्या होता है, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. दैट मीन्स अगर डीएनए की स्ट्रैंड है तो उसमें यूरासिल एब्सेंट होगा, सबसे पहली बात. आरएनए की स्ट्रैंड है तो उसमें यूरासिल प्रेजेंट होगा. ठीक है, और अगर डीएनए की स्ट्रैंड है तो उसमें थायमिन प्रेजेंट होगा. दीज आर द बेसिक थिंग्स जो ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया आपको. चलिए, अब हम बात करते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया, हर्षी और चेज के एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता किया कि डीएनए और प्रोटीन में डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. जो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूफ करके दिखाया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, लेकिन कुछ वायरसेस में जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि टीएमवी, क्यूपी, बैक्टीरियोफेज. ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए, डीएनए में क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या उसके पास जो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. सबसे पहला क्या है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. दैट मीन्स इनके पास रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए जो है बहुत सारे कॉपीज बना सके. सो दैट मीन्स इनके पास जो है वो रेप्लिकास बना सके, दैट इज रेप्लिकेशन. डीएनए शुड बी एबल टू डू द रेप्लिकेशन. सेकंड, ये स्टेबल होना चाहिए. अगर अगर जेनेटिक मटेरियल हमारा अनस्टेबल है तो वो बहुत जल्दी म्यूटेट करेगा. जब म्यूटेशन होगा तो क्या होगा कि बहुत सारी जो है बीमारियां होंगी, है ना. तो इसलिए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो बिल्कुल ही स्टेबल है, या तो केमिकली हो गया या तो स्ट्रक्चरली. देखो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, बिल्कुल ही स्टेबल है. लेकिन हमने आरएनए को देखा, वो अनस्टेबल है. उनके पास सिंगल स्टैंड है और एक सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, पेयर में नहीं होते, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस है उनके पास. ठीक है, तो ये सारे जो है डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं. दैट मीन्स इट प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. दैट मीन्स इनके पास जो म्यूटेशन होगी वो धीरे धीरे होगी. जो हमारी इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है उतने ही चेंजेस होगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी, बिकॉज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself इन द फॉर्म ऑफ मैंडेलियन कैरेक्टर्स. क्योंकि जैसे कि मैंडल्स लॉ में पढ़ा है आप लोगों ने मैंडेलियन कैरेक्टर्स में, तो वहाँ पे अगर अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स की तरह, जैसे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हमने पढ़ा था, वो जो क्रॉस हमने पढ़ा था डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड, अपने आप को डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो एक्सप्रेस कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. ओके, तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड के पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक को देखते हैं. ओके, ये देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि इफ वन, ये देखिए, if one examines each requirement one by one because of the rule of base pairing. that means जो बेस पेयरिंग का जो रूल है, बेस पेयरिंग का रूल और कंप्लीमेंट्री. बेस पेयरिंग का रूल क्या था, दैट मीन्स एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद थायमिन एंड गुआनिन विद द साइटोसिन. ओके, क्लियर है. दैट मीन्स
क्या है, और कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है आपके पास तो आपको कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल जाएगी, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है। दैट मीन्स द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम, जैसे कि प्रोटीन्स जो है वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट्स हर्सी और चीज का पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन। ओके, बैक्टीरियोफेज का लेके हमने एग्जाम्पल किया था, क्लियर है। द जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए इनफ, दैट मीन्स वो हमारे अगर लाइफ साइकिल चेंज हो रही है या हमारे फिजियोलॉजी चेंज हो रही है उसके कारण जो है हमारा डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल वो चेंज नहीं होना, दैट मीन्स स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जो कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमें मिल गया था। जैसे कि हमने देखा था जब हमने हीट किल किया था बैक्टीरिया को, तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को नहीं खत्म किए थे। दैट मीन्स इट कैन बी easily explained in light of the DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together। तो जो भी दो strands से अगर हम उसको separate करें हीटिंग से भी तो भी वो एक साथ आके अगर उनको appropriate conditions मिल जाते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं। दैट मीन्स 2' OH का जो ग्रुप प्रेजेंट है at every nucleotide RNA में is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable। That means जो आरएनए का स्ट्रक्चर है उसमें हमने पढ़ा है 2' OH ग्रुप प्रेजेंट है इन एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, वो रिएक्टिव ग्रुप है और इसके कारण जो आरएनए जो है इजीली डिग्रेडेबल है, लेबाइल है एंड इजीली डिग्रेडेबल है, और आरएनए इसी की वजह से कैटालाइटिक है क्योंकि रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ द 2' OH ग्रुप प्रेजेंट इन द आरएनए स्ट्रैंड्स, वहां पे क्या है इसलिए रिएक्टिव है आरएनए, इसीलिए जो है डीएनए केमिकली जो है लेस रिएक्टिव है और इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्टेबल होता है when compared to RNA। Therefore, among the two nucleic acids, DNA is the better genetic material। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़ा इससे ये इन्फ्रेंस कर सकते हैं कि DNA is the better genetic material। ओके, दैट मीन्स कि अगर wait, तो अगर द प्रेजेंस ऑफ थायमिन, जो हमारा थायमिन कहाँ प्रेजेंट होगा जब डीएनए के स्ट्रैंड्स होगी तो वहाँ हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस थायमिन होगा। एट द प्लेस ऑफ यूरासिल आल्सो कन्फर्स, ये जो हमारे पास जो डीएनए के स्ट्रैंड्स में थायमिन न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट है ये हमारे डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और यूरासिल किस में प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है, जिसके कारण आरएनए क्या है थोड़ा सा अनस्टेबल है। ओके, क्लियर है। दैट मीन्स दोनों डीएनए और आरएनए जो है म्यूटेट कर पा रहा है, आरएनए अनस्टेबल है इसीलिए वो अनस्टेबल है, इसी की वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो वायरसेस का जो आरएनए जीनोम है उनके पास लाइफ स्पेन कम होता है और वो म्यूटेट बहुत जल्दी होते हैं और इवॉल्व फास्टर होते हैं। दैट मीन्स जो आरएनए है दैट विल डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हैंस कैन इजीली, हैंस तो ये देखिए आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इसीलिए हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। ओके, इस लेकिन डीएनए जो है वो डिपेंडेंट हो रहे हैं आरएनए के पास फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए डिपेंडेंट हो रहे हैं आरएनए के पास, क्यों, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। जो द प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, द प्रोटीन्स सिंथेसाइजिंग मशीनरी इवॉल्व अराउंड डीएनए, ये पूरा डिस्कशन ये इंडिकेट करता है कि बोथ डीएनए और आरएनए वो फंक्शन होगा कैसे, एज द जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए जो है ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए क्या है ये स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, डीएनए में स्टोर कर रहे हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए इज बेटर, दैट मीन्स अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करना है तो आरएनए इज बेटर, लेकिन अगर डीएनए को स्टोर करना है तो डीएनए इज द मोर बेटर, दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो डीएनए इज द मोर बेटर। ओके, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड क्या है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू बी डिस्कवर्ड, पहला आरएनए था। आरएनए से डीएनए कैसे आए वो बताते हैं। जितने भी लाइफ प्रोसेस है जो कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है ना, ये सारे कहाँ से आरएनए से इवॉल्व हुए हैं। दैट मीन्स आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल जैसे काम कर रहा है, प्लस अगर इनके पास जो कैटलिस्ट प्रेजेंट है वो रिएक्टिव है और इस कैटलिस्ट के कारण आरएनए कैसा है, अनस्टेबल है। अब ये जो अनस्टेबल आरएनए है यहाँ से हमें डीएनए मिल रहा है, दैट मीन्स इस अनस्टेबल जो आरएनए प्रेजेंट है कुछ मॉडिफिकेशंस है, कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ रहे हैं जिसके कारण जो है डीएनए है इवॉल्व हो रहा है कहाँ से, आरएनए से। ठीक है, चलिए
क्लियर? एम आई क्लियर टू यू ऑल? अब हम बात करेंगे अबाउट द रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन देख लेते हैं। सी, सो ये एनसीईआरटी का बुक है, तो हम पहले रेप्लिकेशन देखते हैं। तो रेप्लिकेशन किसने प्रपोज किया था? रेप्लिकेशन डबल हेलिकल क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारा डीएनए का स्ट्रैंड कैसा है? ऐसा डबल स्ट्रैंड है। ओके, इस तरीके से हमारा स्ट्रैंड जो है डबल है। ओके, और इसको किसने प्रपोज किया था? वाटसन एंड क्रिक। उन्होंने स्कीम प्रपोज किया था फॉर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, दैट मीन्स टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट। इनका स्टेटमेंट क्या था? इट हैज नॉट एस्केप्ड और नोटिस द स्पेसिफिक पेयरिंग, जो पेयरिंग होती है, ये दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया है, वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। ये देखिए, हमेशा देखिएगा जब एक स्ट्रैंड पे अगर आपका पेयरिंग हो रहा है, अगर एडेनिन प्रेजेंट है, थायमिन प्रेजेंट है, गुआनिन है, तो एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद थायमिन एंड गुआनिन विद साइटोसिन। तो वही कहा गया है कि एक स्पेसिफिक पेयरिंग होगी और दैट विल सजेस्ट अ पॉसिबली कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स जो स्कीम हमें मिल रहा है, टू स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स जो है सेपरेट होंगे एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का काम क्या होता है? नए डीएनए स्ट्रैंड्स को बनाने का काम होता है टेम्पलेट का, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। अगर जब रेप्लिकेशन होने के बाद ईच डीएनए मॉलिक्यूल जो क्या हो करेंगे, वुड हैव वन पैरेंटल। जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो एक पैरेंटल होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, क्योंकि जब स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, वो डायग्राम अभी दिखाएंगे आपको, जब स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं उसके बाद जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल एक पैरेंटल होगा, एक न्यू स्ट्रैंड हो जाएगा, फिर एक पैरेंटल होगा, एक नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है जुड़ जाएगा। इसी मेथड को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट दिया था, उसको भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए ये देखिए, वाटसन एंड क्रिक उन्होंने प्रपोज किया था स्कीम फॉर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए। इस स्कीम को क्या कहते हैं? दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, पहले वो सेपरेट होगा, दो स्ट्रैंड, दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो ये सपोज हम लिनियर लेते ज्यादा सही रहेगा, दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर स्ट्रैंड सेपरेट हुए उसके बाद क्या होगा? वापस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जुड़ जाएंगे और एक पैरेंटल होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। टू न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स होंगे, उसके बाद जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ईच डीएनए स्ट्रैंड में क्या होगा? एक पैरेंटल होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। ये देखिए, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन जो मैंने दिखाया आपको। ये देखिए, एडेनिन, थायमिन। ओके, यहाँ पे सिर्फ एडेनिन थायमिन नहीं, सारे पे नाइट्रोजनस बेसेस, आई मीन जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, ये सारे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। एडेनिन होगा, थायमिन, गुआनिन, तो इसकी कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे लगेगा। ओके, ये है पेरेंटल स्ट्रैंड। जब रेप्लिकेशन हुआ तो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड हुआ, दैट मीन्स ये देखिए, व्हाइट वाला स्ट्रैंड पहले से प्रेजेंट है, येलो वाला स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड आया, तो ये येलो वाला स्ट्रैंड जो न्यू स्ट्रैंड है और ये व्हाइट वाला है पेरेंटल स्ट्रैंड। दो डॉटर स्ट्रैंड हुआ, ये देखिए व्हाइट येलो। ओके, क्लियर है? दैट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए कि ये रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, इसको एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट लिया था जिनका नाम था मैथ्यू मेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और टेलर एटल, ये दोनों साइंटिस्ट ने किया था। इनका एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, आपको सिर्फ इसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है। टेलर एटल 1958 में इन्होंने वीसीएफ फाबाबेन्स यूकैरियोटिक डीएनए यूज्ड, इन्होंने रिएक्टिव आइसोटोप यूज करके इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल में मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टैहल ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था प्रोकैरियोटिक डीएनए में टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए हवा में तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया एंड बेस्ड ऑन दैट प्रूफ उन्होंने कंक्लूड किया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए कैसे होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या यूज किया था? हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हम लाइट बोलेंगे तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि टू आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, एक 14 होता है, एक 15 होता है। 15 हैवी होता है और 14 जो है लाइट होता है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया था, ये देखिए, ये डीएनए एप्लीकेशन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। तो पहले क्या होगा? डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, जैसे कि मैंने कहा आपको। उसके बाद क्या होगा? जब सेपरेट होंगे तो नए स्ट्रैंड्स, येलो वाला दिख रहा है, ये नए स्ट्रैंड्स है, तो नए कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जुड़ेंगे और दो डॉटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो मैसेसन और फ्रैंकलिन स्टल ने दिया था, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे।
अगर हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे उसके बाद एक्सपेरिमेंट को बताएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, ये देखिए, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने लिया ई कोलाई। ई कोलाई को एक मीडियम में ग्रो किया, ठीक है। मीडियम था 15NH4Cl, दैट इज 15N इज द हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ओके, जैसा कि मैंने कहा 15N इज द हैवी और 14 क्या है, लाइट। ये एक ओनली नाइट्रोजन सोर्स है फॉर मेनी जनरेशंस, ठीक है। इनका जो रिजल्ट इन्हें मिला, वो इन्होंने क्या किया था, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया था। और ये जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल मिला था, ये हमें नॉर्मल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूजेशन इन सीजियम क्लोराइड। प्लीज नोट दैट 15 नाइट्रोजन ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, और ये 14 नाइट्रोजन ये सिर्फ उसके डेंसिटीज पे, क्योंकि देखिए जो हैवी है, सेंट्रीफ्यूजेशन का काम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूजेशन का काम होता है हैवी और लाइट पार्टिकल को सेपरेट करना। जो हम लैब में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो हैवी होगा, जो भारी होगा वो नीचे जम जाएगा, जो हल्का होगा वो पानी में फ्लोट करेगा। तो जो हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है वो नीचे फ्लोट करेगा, आई एम सॉरी, नीचे जम जाएगा। और जो लाइट है 14 नाइट्रोजन, वो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में ऊपर फ्लोट करेगा। क्लियर है। तब उन्होंने क्या किया, इस सेल्स को मीडियम में ट्रांसफर किया विद नॉर्मल 15NH4Cl, और उस सैंपल को लेके उन्हें कुछ टाइम इंटरवल्स पे सेल्स को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ सैंपल्स को सेपरेट किया इंडिपेंडेंटली ऑन CaCl ग्रेडियंट्स टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ डीएनए। अब इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे आपको डायग्राम के थ्रू तो ज्यादा समझ में आया। तो पहले उन्होंने क्या किया, इकोलाई लिया, इकोलाई को ग्रो किया उन्होंने। तो ये क्या है, लैब में जनरली हम लोग कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हैं, वहां पे हमने इकोलाई को ग्रो किया, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट मीडिया है। न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब होता है कि जो इकोलाई हम जिस कॉनिकल फ्लास्क में ग्रो कर रहे हैं उसे खाना दाना पानी तो देना होगा, न्यूट्रिएंट। खाना नहीं देंगे तो इंसान कैसे ग्रो होगा, ह्यूमन जैसे ह्यूमंस ग्रो हो रहे हैं उसी तरह इकोलाई भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, न्यूट्रिएंट मीडियम में इकोलाई को ग्रो किया। तो जब रिप्रोडक्शन हुई, इकोलाई जो है 20 मिनट्स के बाद ही रिप्रोड्यूस होते हैं। उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है बहुत फास्ट है। हर 20 मिनट के बाद इकोलाई जो है मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। आप बेसिक टर्म में रेप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसके रेप्लिकास बन रहे हैं, ओके, उसकी कॉपीज हो रही है, आप कह सकते हैं। तो जब रिप्रोडक्शन हुआ तो न्यू जनरेशन फॉर्म हुआ। देखो न्यू प्रोडक्शन हुआ तो नए इकोलाइज मिलेंगे ना आपको। और इसमें इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने हैवी आइसोटोप ऑफ NH4Cl जो है यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट में क्या हुआ, तो इन्हें हैवी डीएनए मिला। इनमें से जब इकोलाई को इन्होंने ग्रो किया और इसमें से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि सेल में क्या होता है, डीएनए होता है। आप सभी को पता है सेल में डीएनए होता है, बेसिक, वेरी बेसिक। इकोलाई के सेल से इन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया लैब के प्रोसेस में। तो ये देखिए, हैवी नाइट्रोजन 15N जैसा कि मैंने कहा, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होंगे, 2 स्ट्रैंड बन गया है, क्लियर है। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया, हैवी हो गया, लाइट डीएनए भी लिया गया, उन्होंने लाइट आइसोटोप भी लिया। और ये जो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूजेशन, जैसा कि मैंने कहा, लाइट और डीएनए हैवी दोनों के डीएनए को इन्होंने क्या किया, कंबाइन करके एक टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज इसलिए किया कि हैवी डीएनए जो है वो नीचे बैठ जाएगा और लाइट डीएनए ऊपर रहेगा। इससे हम क्या करेंगे, हैवी डीएनए और लाइट डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज। क्योंकि जो हैवी वाला है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे बैठ जाएगा, जो लाइट वाली है उसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा, क्लियर है। तो ये इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, जो हैवी वाला है ब्लू वाला वो नीचे बैठ गया, येलो वाला लाइट है, दैट मींस 14 नाइट्रोजन ऊपर 15 नाइट्रोजन नीचे, क्लियर है। ये उनका एक्सपेरिमेंट था और आगे भी है, एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए उनका एक्सपेरिमेंट, हैवी डीएनए है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, 15 नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन। इन्होंने क्या किया, 15NH4Cl उस मीडियम में हमने प्लेस किया। उसके बाद 20 मिनट्स 20 मिनट्स तक उसे रेप्लिकेट करने दिया, रिप्रोड्यूस करने दिया, जिसको कहते हैं इकोलाई 20 मिनट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद उस सैंपल को उन्होंने निकाला, और निकालने के बाद क्या किया, जब 20 मिनट सैंपल हो गया, सैंपल ले लिया उन्होंने और इसको उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उन्हें हैवी डीएनए का बैंड दिखा, सेंट्रीफ्यूजेशन ट्यूब है ये।
उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्हें रिजल्ट क्या मिला जब 20 मिनट्स इकोलाई रिप्रोड्यूस कर दी, उस सैंपल से उन्होंने जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया उन्हें क्या मिला, ये देखिए टेम्पलेट डीएनए, और ये हाइब्रिड मिला उन्हें। हाइब्रिड क्योंकि टेम्पलेट क्या है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बना रहे हैं। तो ये देखिए 14 नाइट्रोजन, ये क्या है, लाइट है, 15 नाइट्रोजन हैवी है। तो टेम्पलेट का काम क्या है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड को बनाना, तो हाइब्रिड डीएनए मिला उन्हें। उसके बाद क्या मिला उन्हें, दो स्ट्रैंड मिला, दो स्ट्रैंड मिलेगा है ना उन्हें, एक एक देखिए, एक तो उनका टेम्पलेट रहेगा जो न्यू डीएनए को बनाएगा, एक लाइट वाला रहेगा। तो ये देखिए हाइब्रिड मिल गया इनको, क्लियर है। जो ये न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड सेपरेट होंगे तो जुड़ेंगे ना। हाइड्रोजन बॉन्ड का काम क्या है, टू डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ना, है ना। जब अलग हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है, क्लियर है। बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ही टू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स को जोड़ रहे हैं। उसके बाद जब हमें ये रिजल्ट मिला, आफ्टर कब, जब 20 मिनट्स का रेप्लिकेशन हो गया इक्वलाई में, आई मीन सॉरी रिप्रोडक्शन हो गया, तब उसमें हम क्या मिलेगा, जब हम फिर से उसको सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड डीएनए मिलेगा। क्यों हाइब्रिड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हमने रिप्रोडक्शन के बाद जब हमें ये आंसर मिला, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें बीच में मिडिल में एक बैंड मिलेगा जिसमें हैवी और लाइट दोनों ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिड डीएनए। इसमें अगर हमें 100% हाइब्रिड डीएनए मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी सैंपल को, जो हमने इक्वलाई को 20 मिनट के लिए ग्रो किया, अब हम इसको वापस 20 मिनट के लिए जो आई मीन ग्रो करेंगे, तो 20 + 20 कितना, 40। अब हम 40 मिनट्स के बाद अगर हम सैंपल को देते हैं तो हमें ये मिलने वाला है, एक हाइब्रिड डीएनए मिल रहा है आपको, लाइट डीएनए मिल रहा है, लाइट रेड, रेड वाला लाइट है, और येलो एंड रेड अगर मिल रहा है तो हमें हाइब्रिड है। तीसरा हाइब्रिड, फोर्थ लाइट। दैट मीन्स हमें क्या, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो हमें 50% हाइब्रिड मिल रहा है, 50% लाइट डीएनए मिल रहा है, क्लियर है। ये देखिए 50% लाइट डीएनए मिल रहा है, अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे इसको, 50% लाइट मिल रहा है, 50% हाइब्रिड डीएनए मिल रहा है आफ्टर द सेंट्रीफ्यूजेशन। वेरी मच क्लियर, लाइट ऊपर रहेगा और हाइब्रिड वाला इसमें नीचे रहेगा, क्योंकि इसमें डार्क और लाइट दोनों ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्लियर है। चलिए अगर हम 60 मिनट की बात करें, 60 मिनट के बाद हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड क्या होगा, 25 होगा, और लाइट डीएनए क्या होगा, 75 होगा। क्योंकि जब हमने 40 मिनट के बाद हमने सैंपल को लिया था तो हमें क्या मिला था, 50-50 मिला था। तो अब क्या होगा, अब लाइट डीएनए हमें ज़्यादा मिलेगा 60 मिनट के बाद, और फिर हाइब्रिड 25। अब आपका क्वेश्चन है, अब 80 मिनट्स के बाद अगर आप सैंपल को निकालें तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, 20 मिनट्स में एक्सप्लेन किया, 40 में क्या होगा, अब 60 में क्या होगा वो भी बता दिया, अब आपको बताना है 80 मिनट्स में। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। हो गया, क्लियर है अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, वेरी मच क्लियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें पढ़ाया है। अब हम बात करेंगे आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बना रहे हैं मतलब डीएनए से डीएनए, ओके, डीएनए से डीएनए हम क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं। डीएनए से डीएनए का रेप्लिकास बना रहे हैं, कॉपीज बना रहे हैं। रेप्लिकेशन इज नथिंग बट द कॉपीज ऑफ डीएनए, ओके। अगर हम बात करें एंजाइम, कौन से एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं डीएनएपी3। ये बहुत ही फास्ट है और बहुत ही एक्यूरेट है, क्योंकि अगर इनमें गलत बेस का मतलब गलत नाइट्रोजनस बेस अगर ऐड होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 में, तो म्यूटेशन होगा, दैट मीन्स डीएनए विल म्यूटेट। और डीएनए पॉलीमरेज 3 इट कैन ऐड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। और जो डीएनए पॉलीमरेज है ये सिर्फ कटलाइज करेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है बेसिस को 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ऐड करना, द डायरेक्शन ऑलवेज मैटर्स। अगर डीएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन ये है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स को ऐड करेगा टेम्पलेट का, तो उसका डायरेक्शन बिल्कुल ही रिवर्स होगा, तो वो क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये टेम्पलेट का होगा, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स को जो ऐड कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा डीएनए पॉलीमरेज की जो आई मीन रीडिंग होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी, द डायरेक्शन ऑलवेज मैटर्स। और उसका ऑपोजिट होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन, ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है, क्योंकि रेप्लिकेशन कहीं से तो शुरू होगा, सो दैट साइट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनके पास सिर्फ सिंगल ओरी साइट प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स की बात करें उनके पास बहुत सारे ओरी साइट्स प्रेजेंट है, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स,
जो न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें थायमिन प्रेजेंट होगा, याद रखना यूरासिल एब्सेंट होगा। तो ये देखिए DAMP एडेनिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिन मोनोफॉस्फेट, एक्सक्यूज मी, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड थायमिन मोनोफॉस्फेट। अब बताइए कि जब भी हमें न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा था तो DAMP फॉर्म में हमें इसे क्या होगा ना, ट्राइफॉस्फेट के रूप में होगा, क्योंकि ये मोनोफॉस्फेट, तो क्या होगा इसमें दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे एंड देन ये ट्राइफॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए दो फॉस्फेट ग्रुप हमने ऐड कर लिया, मोनोफॉस्फेट से ये ट्राइफॉस्फेट हो गया, DATP, GTP, CTP, TTP। दैट मीन्स ये जो ट्राइफॉस्फेट है इनका दो काम है, पहला ये सबस्ट्रेट एक्ट कर रहे हैं और दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन को पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलीमर्स फॉर्म करें, बहुत सारे रेप्लिकास फॉर्म कर रहे हैं काफी सारे, तो इसलिए पॉलीमर्स हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, इसी वजह से उनको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, दैट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। देखिए डीएनए पॉलीमरेज नहीं स्टार्ट करा, बहुत ध्यान, एक्सक्यूज मी, देखिए आरएनए पॉलीमरेज ही जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा, नॉट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम भी बताएंगे, है ना। आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए को ऐड करना, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए, जिसको कहते हैं आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर का काम क्या है, ये प्राइमर का काम होता है सीढ़ी, जैसे हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, सीढ़ी से अगर हमें ऊपर चढ़ना तो हमें सीढ़ी की जरूरत है, ठीक इसी तरह आरएनए को भी आरएनए प्राइमर की जरूरत है, जिससे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होगा। और आरएनए प्राइमर क्या होता है, छोटा सा सीक्वेंस होता है आरएनए का, ठीक है। प्राइमर समझ में आ गया। तीसरा पढ़ते हैं हेलिकेज। हेलिकेज क्या होता है, जो डीएनए हेलिक्स है उसको अनवाइंड, मतलब जो हमारा जो ऐसे इस तरीके से हमारा जो डीएनए होता है कर्ल्ड वे में होता है ना, तो इसको अनवाइंड करना, खोलने का काम होता है हेलिकेज का। ठीक है, दैट मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखना दो डीएनए स्ट्रैंड्स को कौन जोड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ रहा है, तो हेलिकेज का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, ताकि जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो पाए। क्लियर है, बहुत इजी तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इनका काम क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। डायग्राम जब आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होंगे। ये देखिए चौथा है टोपो आइसोमेरेज, इनका काम क्या है, सुपर कॉइलिंग, जो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग होगी डीएनए स्ट्रैंड्स में उसको रिमूव करना इनका काम है। प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो इनमें गाइडेज होता है, इन टोपो आइसोमेरेज की जगह पे गाइडेज होता है। क्लियर है। अब देखिए दो दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, जैसा कि मैंने कहा आपकी एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है ना, जो जिस डायरेक्शन में दिया गया उसी डायरेक्शन में पढ़ा रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये 3' की जगह 5' to 3' भी लिख सकते हैं, इसका ऑपोजिट होगा इसी स्ट्रैंड। लेकिन आप चूंकि कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने एनसीईआरटी बुक के डायग्राम को ही फॉलो किया है। तो ये देखिए थ्री ऑलवेज रीड फ्रॉम नीचे से ऊपर तक रीड किया, 3' to 5', 5' to 3', ऊपर से नहीं पढ़ना है, हमेशा नीचे से। आपका रेप्लीकेशन भी होगा ना तो नीचे से ही होगा, ऊपर से नहीं। आपको रीड कैसे करना है, 3' to 5', इसको कैसे रीड करेंगे, 5' to 3'। रीडिंग हो गया। ये देखिए ये दो नाइट्रोजन स्पेसेस जो प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड्स, कौन जोड़ रहा है इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेप्लिकेशन होने के पहले, सबसे पहले ही देखिए जैसा कि मैंने कहा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है। तो डीएनए को अनवाइंड होना है ना, देखो ऊपर देखो टॉपो आइसोमेरेज है, ये सुपर कॉइलिंग को ओपन करेगा। हेलिकेज है, हेलिकेज का काम था डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करना, स्ट्रैंड को सेपरेट करना, हाइड्रोजन बॉन्ड सेपरेट करना, हेलिकेज का काम है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये इस तरीके से है ना, ये जाते जुड़ ना चाहे, इस वजह से इसको रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये व्हाइट वाले यहाँ पे जुड़े, ठीक है, ताकि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ ना जाए। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन जो है बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जैसे अगर आप लोग कोई एक्सपेंसिव चीजें घर ही ले ले, घर ले रहे हैं तो आप एट अ टाइम नहीं ले सकते, आपको किस्तों में थोड़े थोड़े करके आपको लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह रेप्लिकेशन भी हम स्टेप स्टेप वाइज में पढ़ाएंगे आपको। इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया। ये देखिए जैसा कि मैंने कहा स्टैंड कैसे रन होगा, 3' to 5', 5' to 3'। रीडिंग हो गया।
ये क्या होगा, पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। अब ये जो स्ट्रैंड जुड़ रहा है, एंजाइम्स का कैसे रोल हो रहा है वो पहले पढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा ATGC, ये अगर आपका न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा आरएनए प्राइमर और आरएनए पॉलीमरेज हमारे डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेंगे, दैट मीन्स स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके छोड़ देंगे, बाद में डीएनए पॉलीमरेज अपने फॉर्म में आएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए आरएनए प्राइमर, अगर आरएनए प्राइमर आ रहा है तो एडेनिन किससे बाइंड करेगा, एडेनिन का कंप्लीमेंट्री कौन होगा, यूरासिल होगा, क्योंकि यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, थायमिन होगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से एडेनिन पेयर्स विद यूरासिल, थायमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, इस तरीके से जो है हमारा कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल गया। यहां से यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद ऊपर भी जाना है हमें, है ना। तो आरएनए प्राइमर आ गया और आरएनए पॉलीमरेज आ गया, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमें मिल गया। दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना। ओके, और डीएनए पॉलीमरेज उसके बाद अब फॉर्म में आएगा। आरएनए प्राइमर ने अपना काम कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज ने अपना काम कर दिया, अब फॉर्म में आएंगे डीएनए पॉलीमरेज साहब। अब डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, ये देखिए एडेनिन अब यहाँ फॉर्म में आएगा। अब ये डीएनए है तो डीएनए में तो यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। एडेनिन किससे होगा, एडेनिन का कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कौन होगा, थाइमिन होगा। यूरासिल किस में होता है, आरएनए में होता है। और थाइमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन। तो यहाँ तक जो है हमारा स्टैंड बन गया, कंप्लीमेंट्री स्टैंड हमें मिल गया। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, ये न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए हो गया, ये एक स्ट्रैंड का हुआ है। अब हम दूसरे स्ट्रैंड पे आते हैं। ये देखिए, ये दूसरा स्ट्रैंड है, यहाँ भी इसी तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए 5' to 3', ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रैंड होगा, यहाँ पे देखिए 3 से 5 था, तो हमारा स्ट्रैंड ऑलवेज 5' to 3'। तो हम जब भी नया न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होगा, हमारे पास न्यू डीएनए जब बनेगा, तो हमेशा जो प्राइमर स्ट्रैंड होगा वो 5' से 3' में ऐड होगा। यहाँ भी हमने किया, यहाँ से यहाँ ऐड हुआ। अब ये हमें यहाँ, ये नीचे से ऐड किए थे, यहाँ पे हमें क्या करना, ऊपर से ऐड होगा। ठीक है, 5' to 3'। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं करने का। पहला स्टैंड हो गया, दूसरा स्टैंड करते हैं। 5' पे अब पहले क्या होना आएगा सीन में, आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे जो कंप्लीट, जैसे कि यहाँ पे हमने ATGC लिखा, अब इसका क्या होगा, यहाँ पे सारे ए के जगह पे यूरासिल होगा, बिल्कुल इसी तरह, इसी के तरह होगा। ठीक है, आरएनए प्राइमर क्या होगा, ये ऐड करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए, दैट इज पॉलीमरेज होगा। उसके बाद फॉर्म में आएंगे डीएनए पॉलीमरेज, तो ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को ऐड करेंगे और हमें नया डीएनए स्ट्रैंड मिल जाएगा। इसके बाद का स्टेप क्या है, ये तो हो गया, नीचे का पोर्शन हो गया। जैसे कि मैंने कहा नीचे से हमें रीडिंग करनी है, नीचे से ऐड हो रहा है। अब हम ऊपर कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ये देखिए, तो जब पहला हमने पढ़ लिया आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर, यहाँ तक हमने स्टैंड बना लिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने बना लिया। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा डीएनए हेलिकेज का काम अनवाइंडिंग करना है। धीरे धीरे जो अनवाइंडिंग होगा, अब तीसरा स्टेप में जैसे कि हमने यहाँ तक कर लिया है, अब उसके बाद जब ये और अनवाइंडिंग होगा, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो स्ट्रैंड है, पहले आरएनए प्राइमर आया, आरएनए पॉलीमरेज ने ऐड किया न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए, फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आया, फिर इन्होंने डीएनए स्ट्रैंड्स को ऐड किया। इस तरीके से ये 5' to 3' हो गया। इसको हम क्यों कह रहे हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस स्ट्रैंड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। क्यों डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रैंड, जैसा कि मैंने कहा इसमें क्या है 5' to 3' स्ट्रैंड है, तो हमारा जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो भी 5' to 3' होगा। ठीक है, क्योंकि हमने नीचे पढ़ा था आरएनए प्राइमर, उन्होंने आरएनए पॉलीमरेज आया यहाँ पे, और आरएनए पॉलीमरेज ने न्यू जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, डीएनए पॉलीमरेज नेक्स्ट फॉर्म में आया, न्यू डीएनए स्ट्रैंड में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब ये जो हमारा जो ऊपर जो हम चले गए, डिसकंटिन्यूस क्यों आया वो बता रहे हैं। अब हमारा स्ट्रैंड जो है इस तरीके से पीछे की ओर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलवेज 5' to 3' रन करता है। अब इस तरीके से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या होगा, फिर से वापस से हमारा जो स्ट्रैंड होगा, हमें क्या मिलेगा, ये जो 3' की ओर है, यहाँ पे हमें आरएनए पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे, एंड देन वापस से डीएनए पॉलीमरेज न्यू रोल में आएंगे और डीएनए न्यू न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे और हमें न्यू डीएनए स्ट्रैंड मिलेगा। क्लियर है, डिसकंटिन्यूस देखो यहाँ तो कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि हमारा स्ट्रैंड जो है 3' to 5' है यहाँ पे, तो ये क्या होगा 5' to 3'। ओके,
तो यहाँ पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन स्ट्रैंड हमारा इस तरीके से ऊपर नहीं जा सकता, इसकी वजह से ये सारी चीजें वापस हुई। यहाँ पे आरएनए प्राइमर आया, आरएनए पॉलीमरेज आया और डीएनए पॉलीमरेज आया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आरएनए प्राइमर, ये जो हर जगह ये आरएनए प्राइमर मुंह उठा के चला आ रहा है, इसको तो हटाना पड़ेगा। हम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, आरएनए प्राइमर का कोई रोल नहीं है। आरएनए प्राइमर का उतनी तक रोल था जब हमें रेप्लिकेशन शुरू करना है, तब आरएनए पॉलीमरेज का काम था। अब रेप्लिकेशन, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करवा रहे हैं, अब आरएनए प्राइमर की कोई जरूरत नहीं है, तुम भग जाना है। आरएनए प्राइमर को क्या करना है? हमें रिमूव कर देना है। और कौन रिमूव करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 2। वो क्या करेंगे? ये जितने भी जो स्ट्रैंड्स है, ये जहां जहां आरएनए प्राइमर है, ये देखो आरएनए प्राइमर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे? आरएनए प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स को हटा के अपनी जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए, एक स्ट्रैंड को इस वाले को मैंने लेके एक्सप्लेन किया यहाँ पे। ये देखिए एटीजीसी यूएसीजी, ये कब था? जब आरएनए प्राइमर ऐड हुआ था। ठीक है। अब अगर डीएनए पॉलीमरेज रोल में आ गया, डीएनए पॉलीमरेज, तो क्या होगा कि यूरासिल की जगह पे थायमिन हो जाएगा और एडेनिन की जगह पे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम ये आरएनए का स्ट्रैंड था, हम डीएनए बना रहे हैं, तो थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो इस तरीके से जब हम आरएनए प्राइमर को हमें रिमूव करना होता है, जब हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है, आरएनए प्राइमर कौन रिमूव कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। इस तरीके से जो है डीएनए पॉलीमरेज सारे अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा, आरएनए का बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाएगा। आरएनए शुरू किया, आरएनए का काम खत्म, बीच से निकल जाना है उसे। चलिए, दैट मीन्स ये जो हमारा पढ़ाने का एक ही तरीका था, ये जो स्ट्रैंड हमें जो ये रेप्लिकेशन मिला, इसमें जो टेम्पलेट में जो न्यूली सिंथेसाइज हमें स्ट्रैंड्स मिले हैं, इस तरीके से दिखेंगे। पहला क्या है? ये जो स्ट्रैंड था इसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे, इसको हम डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ओके, इसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और इसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है। और ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हमें मिले थे, क्योंकि आरएनए प्राइमर बीच में था, अब आरएनए प्राइमर को जो हटा के डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? वो अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। तो हमें ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को कहेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और ये किससे ज्वाइन होगा? बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज से ज्वाइन कर रहा है बाय फॉर्मिंग 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। दैट मीन्स ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमें मिले यहाँ पे, अब ये फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम है किसका? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इसको काम है डीएनए लाइगेज जो है इसको जोड़ देंगे आप, और क्या फॉर्म करेंगे? ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दैट मीन्स अगर हम देखें लीडिंग स्ट्रैंड और लेगिंग स्ट्रैंड में क्या क्या मिल रहा है हमें। लीडिंग स्ट्रैंड ऑलवेज रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कंटिन्यूअस सिंथेसिस है ये, इनमें सिंगल प्राइमर यूज कर रहे हैं, इनमें सिंगल डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये जो है फास्ट है। लेगिंग में क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। आई मीन टेम्पलेट बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है, मेनी प्राइमर, बहुत सारे प्राइमर देखा हमने, क्योंकि देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ कितने सारे, कितनी बार हमने आरएनए प्राइमर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, हमने 2-3 बार हमने आरएनए प्राइमर यूज किया। इसी वजह से हम कह रहे हैं बहुत बार प्राइमर यूज किया। और बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज 3 भी ऐड होंगे, और इनका प्रोसेस जो है स्लो है, और इसमें ओकाजा के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो गए तो इसको कहेंगे ओकाजा के फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को अब जोड़ना है, क्योंकि आरएनए प्राइमर सीन से हट चुके हैं, तो जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेज। क्लियर है? रेप्लिकेशन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, आज का डीएनए रेप्लिकेशन वाला पार्ट है ना, समझ में आ गया? अगर हम देखें एनसीईआरटी को देखें अगर, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा दी आपको। ये देखिए, ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। ये देखिए, ये एंजाइम्स हैं लिविंग सेल्स में, इकोलाई में, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, सेट ऑफ एंजाइम्स एंड मेन एंजाइम, जैसे कि मैंने कहा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट को यूज करते हैं किसके लिए? पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है डीएनए में। दिस एंजाइम्स, ये एंजाइम्स जो हाईली एफिशिएंट एंजाइम है, दैट मीन्स इनके पास जो प्रॉपर्टी है कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन, लार्ज नंबर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ठीक है। ई कोलाई के पास कितने बेस पेयर है? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, और ह्यूमन डिप्लॉयड के पास इतना बेस पेयर है। दैट मीन्स जो रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है वो 18 मिनट्स के अंदर हो रही है। दैट मीन्स जो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो कितना है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। Okay, not only do these polymers have to be fast, but they also have to catalyze the reaction. That means इनको reaction catalyze करने की भी जरूरत है,
कोई भी मिस्टेक अगर एप्लीकेशन में हुआ, एनी मिस्टेक अगर एप्लीकेशन में हुआ, any mistake replication में हुआ, that will result in a mutation. That means जो ये कैंसर सेल्स होते हैं, ये जो म्यूटेशन हो रहा है सेल में, डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है, तो कैंसर सेल्स आ रहे हैं, है ना। तो कुछ भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई रेप्लिकेशन में, तो that will result in the mutation. That means energetically replication is a very expensive process. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स ये डुअल पर्पस सर्व कर रहे हैं, और ये जो हमें सबसेट ऐड कर रहे हैं, द एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या क्या है, एनर्जी सेम इन केस ऑफ एटीपी दैट इज ट्राइफॉस्फेट्स और हाई एनर्जी फॉस्फेट जो हमें जरूरत पड़ रहा है रेप्लिकेशन के केस में, है ना। और दिस इज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन फॉर्क। और कंटिन्यूअस के बारे में जैसे कि मैंने कहा, डिसकंटिन्यूअस के बारे में, और ये पोलैरिटी आपको ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन मैटर करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइज करेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इनका जो ऑपोजिट है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उनका क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जैसे कि मैंने कहा डीएनए लाइगेज का काम है जोड़ना, है ना। जो फ्रैगमेंट्स है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए, वो डीएनए लाइगेज जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको डायग्राम, जैसे कि मैंने अभी दिखाया भी आपको, रेप्लिकेशन फॉर्क ऑलरेडी आई हैव शोन यू, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। टेम्पलेट स्टैंड है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है, कंटिन्यूअस है। इस तरीके से ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स है, ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स है, ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स है। इन ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को कौन जोड़ रहा है, डीएनए लाइगेज। क्लियर है। सो ये रहा आज का हमारा क्लास, दैट इज आरएनए वॉल्ट एंड डीएनए रेप्लिकेशन। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही था। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।